सिग्मा बॉन्ड्स, इसी को हम बोलेंगे कोऑर्डिनेट बॉन्ड अराउंड सेंट्रल एटम। कहने का क्या मतलब है कि किसी मेटल एटम के आसपास जितने सिग्मा बॉन्ड्स होंगे या कोऑर्डिनेट बॉन्ड होंगे उसी को हम उसका कोऑर्डिनेशन नंबर बोलेंगे। जैसे मान लीजिए फॉर द एग्जांपल हमने बोला कि एम के आसपास लिगेंड जो है वो 3 है। अगर 3 लिगेंड होंगे तो उस केस में हम बोलेंगे कोऑर्डिनेशन नंबर। अगर मान लीजिए आसपास जो है 4 लिगेंड आ गए, जैसे मान लीजिए इस तरीके से जुड़े हुए हैं। अब ये तो हम पढ़ ही चुके हैं कि लिगेंड कौन है, जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग स्पीसीज है, ठीक है ना, और सेंट्रल एटम कौन है, जो इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट कर सकता है। तो इन दोनों के बीच में जो बॉन्ड बनता है वो कौन सा होगा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ठीक, तो इस केस में कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा, 4। तो अगर हमें जैसे मान लीजिए कोई एग्जांपल दे दिया NiCl4 -2, Cl4 -2, तो कोऑर्डिनेशन नंबर बताने के लिए मुझे देखना पड़ेगा कि किस तरह का लिगेंड है। जैसे Cl जो है ये मोनोडेंटेड, मोनोडेंटेड का मतलब ये होगा कि एट ए टाइम ये एक सिंगल बॉन्ड बना सकता है, एक सिग्मा बॉन्ड बना सकता है। तो अगर ये 4 मोनोडेंटेड यहां पर है तो 4 ही बॉन्ड बना पाएंगे। तो उस केस में कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा, 4। मान लीजिए जैसे एग्जांपल आता है FeEn3 +3। अब इस केस में क्या हो गया कि En जो है ये कौन सा है, बाइडेंटेड लिगेंड। बाइडेंटेड लिगेंड है, इसका मतलब ये कितने बॉन्ड बना सकता है एट ए टाइम, 2 बना सकता है, 2 1 बना सकता है, जबकि 3 लिगेंड पड़े हुए हैं ऐसे, ठीक है। तो 3 × 2 कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा, 6। तो अगर हमें कोऑर्डिनेशन नंबर बताना है तो हमें लिगेंड को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए मैं एग्जांपल लिख देता हूं कि निकल Dmg2। ठीक, अब इस केस में अगर कोऑर्डिनेशन नंबर बताना है तो सबसे पहले मुझे आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि ये कौन सा लिगेंड है। शॉर्ट फॉर्म मैंने लिखा दी थी डाइमिथाइल ग्लाइऑक्सीमेट, ठीक है। तो उस पर एक -1 चार्ज था, ठीक है। वो चीज चार्ज तो हम बाद में देखेंगे। तो ये बाइडेंटेड में लिखाया था, बाइडेंटेड में लिखाया था और 2 है, तो 2 × 2 कितने सिग्मा बॉन्ड बना रहा होगा, 4। और यही क्या कहलाएगा, कोऑर्डिनेशन। अगर मान लो कहीं ऐसा आ जाए कि एग्जांपल मेटल के साथ Cl2 और En2 आ जाए, तो इस केस में मैं आइडेंटिफाई करूंगा कि ये तो मोनोडेंटेड है, ठीक है। तो ये 2 मोनोडेंटेड है तो 2 × 1, और ये बाइडेंटेड है तो बाइडेंटेड के केस में ये हो जाएगा 2 × 2। तो टोटल कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा, 6। तो लिगेंड किस टाइप का है ये पहचानना पड़ेगा अगर हम बताना चाह रहे हैं कोऑर्डिनेशन नंबर। ठीक, अगर मान लीजिए एग्जांपल हम ले रहे हैं Fe EDTA और यहां -1। अब इस केस में EDTA जो है वो यहां पे हो जाएगा हेक्साडेंटेट है, और हेक्साडेंटेट है तो इस केस में हम कह सकते हैं कि एक ही लिगेंड पड़ा हुआ है लेकिन हेक्साडेंटेट, तो 6 × 1 कोऑर्डिनेशन नंबर 6। ठीक, अब ये हम कैसे पहचाने कि ये 6 बना रहा है, ठीक है। तो ये देखते हैं, नोट करो फटाफट। है कोऑर्डिनेशन नंबर डिपेंड करता है कि ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है। अगर मान लीजिए ऑक्सीडेशन स्टेट अगर हम बात कर रहे हैं, अगर ऑक्सीडेशन स्टेट +1 है तो मोस्टली कोऑर्डिनेशन नंबर 2 या 4 शो कर सकता है। जैसे फॉर द एग्जांपल Ag+ हुआ या कॉपर+ हुआ या Au+ हुआ, तो इनके केस में कोऑर्डिनेशन नंबर या तो 2 होगा या 4 होगा, लेकिन कंफर्मेटिव नहीं बताया जा सकता है कि 2 होगा या 4 होगा। पर ये अपन जनरल स्टेटमेंट लिख रहे हैं कि 2 या 4 में से दोनों में से एक पॉसिबिलिटी। इसका एक्सेप्शन है Cr+ स्टेट में है तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होता है, ये याद रखना है। इसी तरीके से अगर ऑक्सीडेशन नंबर +2 हुआ
तो कोऑर्डिनेशन नंबर जो है या तो 4 होगा या 6 होगा, दोनों में से एक पॉसिबिलिटी। ठीक, जैसे अगर मैं आयरन +2 ले लूं तो आयरन +2 की पॉसिबिलिटी 4 या 6 की, निकल +2 लो तो 4 या 6 की है। इसके एक्सेप्शन है कि अगर Zn+2 है तो इट ऑलवेज शोज +4 स्टेट, लेड +2 शोज +4 स्टेट ऑलवेज, प्लेटिनम +2 शोज +4 स्टेट ऑलवेज। ठीक, तो इन तीनों के केस में, और अगर हम Hg+2 ले तो इट कैन शो 2 and 4 स्टेट। ये इसके एक्सेप्शन होंगे। और +2 में मतलब अपन को क्या रखना है, +2 में पॉसिबिलिटी 4 या 6 की, +1 में पॉसिबिलिटी क्या है 2 या 4 की। और अगर हम +3 स्टेट ले लें तो +3 स्टेट के केस में ऑक्सीडेशन नंबर अगर +3 है तो कोऑर्डिनेशन नंबर इस केस में होगा 6। अगर हम एल्यूमिनियम प्लस ले, जिसे मान लो मैं Fe+3 की बात कर रहा हूं, ठीक है, तो कोऑर्डिनेशन नंबर क्या फॉलो करेगा 6। इसका एक्सेप्शन है Al+3, तो Al+3 जो है वो 4 या 6 दोनों में से एक शो कर सकता है। तो ये देखने का तरीका है कि अगर मान लो हमारे पास मेटल एटम है तो उसके साथ कितने लिगेंड आ सकते हैं मैक्सिमम। अगर +3 स्टेट में है तो कोऑर्डिनेशन नंबर क्या फॉलो करेगा 6। जैसे अभी मैंने एक एग्जांपल लिखा था कि Fe EDTA और यहां पे होल चार्ज -1, EDTA पे चार्ज आता था -4, तो इसका मतलब ये होना चाहिए +3। तो +3 में ये कौन से कोऑर्डिनेशन नंबर को फॉलो कर रहा है 6 को। और ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि EDTA कैन वर्क एज हेक्साडेंटेड लिगेंड, लेकिन उसको हमने किस कैटेगरी में रखा था, फ्लेक्सीडेंट। यानी 4, 5, 6 इनमें से कोई भी एक शो कर सकता है। अब वो कैसे पता लगेगा कि 4 है या 5 है या 6 है। अगर मान लो मैं EDTA के साथ एक क्लोरीन लगा दूं, ठीक है, और आयरन +3 स्टेट में ही रहे, ठीक है, EDTA के साथ क्लोरीन लगा रहेगा तो एक तो क्लोरीन हो गया मोनोडेंटेट, तो फिर वो किस स्टेट में होगा 5, कोऑर्डिनेशन नंबर 5 शो कर रहा होगा। अगर मैं आयरन +3 के साथ EDTA और 2 क्लोरीन लगा दूं तो फिर उस केस में होगा वो 4। तो ये चीज हम इस तरीके से आइडिया लगा सकते हैं। अगर मान लो कोबाल्ट +3 स्टेट में है, ठीक है, तो कोबाल्ट +3 मान लो मैंने यहां ले लिया कोबाल्ट। अब मैं आइडिया लगा सकता हूं कि यहां पे जो ये नंबर आएगा ये कितना आएगा, क्योंकि कोबाल्ट मैंने कौन सी स्टेट में लिया +3 स्टेट, तो कोऑर्डिनेशन नंबर क्या फॉलो करेगा 6। अगर 6 फॉलो करना है तो ये बाइडेंटेड लिगेंड ले रहा हूं मैं, तो मुझे बाइडेंटेड लिगेंड कितने लेने चाहिए 3, ठीक है, ताकि कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हो जाए। तो एक रफली आइडिया के लिए, लेकिन ऐसा नहीं है कि अपन बिल्कुल कंफर्म बता देंगे। मतलब हम ये चीज नहीं सीख रहे हैं कि सेंट्रल एटम के साथ ये कितने आएंगे, यहाँ पे हम ये चीज नहीं सीख रहे हैं। हम कंपाउंड देख के एक आइडिया जरूर लगा सकते हैं कि भाई यहाँ पर +3 स्टेट है तो ये 6 हो सकता है कोऑर्डिनेशन नंबर। लेकिन जैसे ये वाला केस है 4 और 6, तो मैं कंफर्मेटिव नहीं बोल सकता। जैसे निकल +2 है तो निकल +2 4 क्लोरीन के साथ भी कंपाउंड बनाता है और 6 क्लोरीन के साथ भी बनाता है, ठीक है। तो वो कंपाउंड निकालना नहीं सीख रहे हम उसका लॉजिक सीख रहे हैं कि अगर +2 में है तो वो आइदर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 को फॉलो करेगा या 6 को फॉलो। इसी तरीके से Ag+, Cu+ और Au+, ये भी आइदर या तो 2 लिगेंड के साथ जुड़ेंगे या फिर 4 लिगेंड के साथ जुड़ेंगे, ठीक है। तो हमसे कभी ये नहीं पूछा जाएगा कि Au+3 है तो उसका कंपाउंड का फॉर्मूला क्या होगा, इस तरह का क्वेश्चन कभी नहीं आता है, ठीक है ना। तो हम कंपाउंड का आइडिया नहीं लगा सकते कि लिगेंड कौन सा आएगा और कितने आएंगे, ठीक है ना। पर ये एक रफ अपन एस्टिमेशन कर सकते हैं कि व्हाट शुड बी द कोऑर्डिनेशन नंबर इफ ऑक्सीडेशन स्टेट इज नोन। ऑक्सीडेशन नंबर हम ऑलरेडी पहले पढ़ चुके हैं सिंपल कंपाउंड्स में कि ऑक्सीडेशन नंबर के लिए रूल थे हमारे पास। जैसे हाइड्रोजन इज जनरली +1, है ना, फ्लोरीन ऑलवेज -1, इस तरह के रूल। यहाँ पे थोड़ा सा रूल डिफरेंट है, ठीक है ना। यहाँ पे लिगेंड के हिसाब से ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट कीजिए, पर डेफिनेशन ये है इट इज चार्ज डेवलप्ड on central atom if all ligands
आर रिमूव्ड। अब ऑक्सीडेशन नंबर की हम बात किसके लिए कर रहे हैं? सेंट्रल एटम के लिए। और उसके लिए मुझे क्या पता होना चाहिए? लिगेंड का चार्ज पता होना चाहिए। ठीक है, यानी कि हम लिगेंड की कैटेगरी जो पढ़ेंगे, जैसे NiCl4-2, अब मुझसे पूछा जाएगा सेंट्रल एटम की ऑक्सीडेशन नंबर क्या, तो उस केस में मुझे लिखना पड़ेगा कि निकल प्लस 4 क्लोरीन इज इक्वल टू -2। इसी तरीके से करते थे। ये हम कौन सा रूल यूज कर रहे हैं कि सम ऑफ ऑल ऑक्सीडेशन स्टेट इज इक्वल टू टोटल चार्ज प्रेजेंट ऑन द मॉलिक्यूल। अब अगर मुझे इसके लिए निकालना है तो क्लोरीन की स्टेट पता होनी चाहिए। तो क्लोरीन इज फाउंड इन Cl- फॉर्म, तो इस पे -1 है, तो निकल कौन सी स्टेट में आ जाएगा? +2। तो ये तरीका है ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने का। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल मुझे दे दिया CO En होल थ्राइस +3। अब हम ये देखेंगे कोबाल्ट +3 En इज इक्वल टू +3। En एथिलीन डायमीन इज ए न्यूट्रल लिगेंड। न्यूट्रल लिगेंड का जब आप फार्मूला देख लेंगे तो फार्मूला देखते ही आपको पता लग जाएगा कि न्यूट्रल है या नेगेटिव है या पॉजिटिव। जैसे कंपाउंड जो मैंने लिखाए थे लास्ट क्लास में लिगेंड, तो जैसे ऑक्जेलेट लिखा है C2O4 -2, तो -2 चार्ज ऊपर है, ठीक है ना। DMG लिखाया है तो -1 चार्ज था उसके ऊपर, है ना। इसके अलावा जैसे अगर एथिलीन डायमीन है तो न्यूट्रल लिखाया था, तो अगर न्यूट्रल है तो ये चार्ज 0 लूं तो कोबाल्ट कौन सी स्टेट में आ गया? तो मुझे ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने के लिए लिगेंड का टाइप पता होना चाहिए, क्यों किस टाइप का है, उस पर चार्ज क्या होना चाहिए। चार्ज वो देगा नहीं कॉम्प्लेक्स के साथ, चार्ज वो हमें आइडिया रखना पड़ेगा कि चार्ज क्या है। वो कैसे पता लगेगा? जब अपन लिगेंड याद कर लेंगे, ठीक है ना। जैसे मान लो एग्जांपल हमें दे दिया FeCO होल 5, ये वाला चार्ज। अब इसमें जो है CO, ये कार्बन मोनोऑक्साइड या कार्बोनिल लिगेंड बोलते हैं इसे, अभी नेमिंग अपन करेंगे। तो इस पे चार्ज 0 होता है। अब अगर ये 0 है तो ये ऑटोमेटिकली आइडिया लग रहा है जिसके ऊपर कुछ नहीं दिखा रखा वो तो क्या मानना है? 0। तो आयरन +5 CO, इन सबका सम क्या होना चाहिए? 0। और अगर मैं ये 0 रख दूं तो आयरन कौन सी स्टेट में आ गया? 0 स्टेट। अच्छा, ऑक्सीडेशन स्टेट को हम कैसे दिखाते हैं? रोमन नंबर से। जैसे मान लो हमने निकाल लिया कि आयरन +2 स्टेट में है, तो आयरन +2 को हम कैसे लिखेंगे? Fe सेकेंड। और आयरन +3 आ गया तो हम इसे लिखेंगे आयरन रोमन नंबर से। तो इस तरीके से नोटेशन किया जाता है। तो ऑक्सीडेशन नंबर अगर कैलकुलेट करना है सेंट्रल एटम का, तो हमें लिगेंड के बारे में आइडिया होना चाहिए कि लिगेंड इज कैटायनिक, एनायनिक और न्यूट्रल। ये फार्मूला देख के हमें पता लग जाएगा। अभी अपन लिगेंड का कैटेगरी लिखेंगे कि नेमिंग कैसे करते हैं उनका, तो वहां आपको सारा पता लग जाएगा कि चार्ज कौन कौन सा क्या होता है। तो ये तरीका है ऑक्सीडेशन नंबर निकालने का। ठीक, कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रन। इसका सिंपल मीनिंग है शेप ऑफ कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स का शेप जो है वो इससे डिसाइड होता है कि उसके आसपास कितने लिगेंड है और किस टाइप के लिगेंड, मोनोडेंटेड है या बाइडेंटेड है, और कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है। तो ये टॉपिक थोड़ा सा केमिकल बॉन्डिंग से जुड़ा हुआ है कि वहां पर हम स्टेरिक नंबर की बात करते हैं या कोऑर्डिनेशन नंबर की बात करते हैं। तो सबसे पहले मैं स्टार्टिंग कर रहा हूं कोऑर्डिनेशन नंबर 2 से। 1 पॉसिबल नहीं है, क्योंकि 1 अगर पॉसिबल होगा तो कंपाउंड सिंपल जो है अपन ये बोले कि 2 ही एटम होंगे और एक ही जो है इस तरीके से, तो उसको तो अपन सिंपल कैटेगरी में रख देंगे। एक ही अगर मेटल हुआ और एक ही लिगेंड हुआ तो वो तो फिर कॉम्प्लेक्स में नहीं दिखाया जाएगा। हम जो है स्टार्टिंग कर रहे हैं कोऑर्डिनेशन नंबर 2 से। अब 2 के केस में जो शेप हो सकती है रिपल्शन मिनिमाइज करते हुए, तो ये दोनों कितने एंगल पे हो सकते हैं? 180 डिग्री एंगल। ये एंगल 180 डिग्री है और शेप अगर मैं देखूं यहां से तो ये पूरा एक ही डायरेक्शन में होगा, लीनियर। ऐसा जो है स्टेरिक नंबर आता है अपने केमिकल बॉन्डिंग में। केमिकल बॉन्डिंग में जैसे CO2 का स्ट्रक्चर है तो लीनियर होता है, sp हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है ना। तो अभी हाइब्रिडाइजेशन की बात नहीं कर रहा हूं मैं, हाइब्रिडाइजेशन आगे सीखेंगे अपन।
अभी अपन बात कर रहे हैं कि कोऑर्डिनेशन नंबर देखकर उसकी शेप कैसे बताई जा सकती है। तो 2 होगा तो हमेशा किस शेप में होगा? लीनियर शेप। और लीनियर होने का लॉजिक क्या है कि इन दोनों के बीच में रिपल्शन मिनिमाइज हो, तो ये दोनों कितने एंगल पे होना चाहिए? 180। सेम ऐसे की ऐसी चीज आती है कोऑर्डिनेशन नंबर 3 में। कोऑर्डिनेशन 3 में 3 लिगेंड है इस तरीके से, ये लिगेंड, ये लिगेंड। अब इन तीनों में रिपल्शन मिनिमाइज करना हो तो ये एंगल कितना होना चाहिए? और अगर इसकी शेप देखूं मैं तो ये बॉन्डिंग में आता है, दिस इज कॉल्ड एज ट्राइगोनल प्लानर, जो sp2 हाइब्रिडाइजेशन में अपन बोलते हैं वहां पर, ठीक है ना। तो अभी तो आप ये समझ लीजिए ये जो है ट्राइगोनल प्लानर, एक ही प्लेन में होंगे तीनों लिगेंड। इसके बाद जो तीसरा है कोऑर्डिनेशन नंबर 4 कोऑर्डिनेशन नंबर में sp3 हाइब्रिडाइजेशन केमिकल बॉन्डिंग में आता है, बिल्कुल सेम वैसा का वैसा ही है। M, ये लिगेंड, ये लिगेंड, ये लिगेंड। इस शेप को, इस एंगल को हम बोलते हैं 109 डिग्री 28 मिनट्स, और इसे बोलते हैं टेट्राहीड्रल। ये हमने वहां पढ़ा था कोऑर्डिनेशन नंबर, स्टेरिंग नंबर 4 में। अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है तो इस चैप्टर में 2 पॉसिबिलिटी बनेगी, या तो इस तरीके का होगा या फिर इस तरीके से होगा, मेटल सेंटर में और 4 लिगेंड इसके आसपास एक ही प्लेन में, ठीक। ये एंगल होगा 90 डिग्री, इसका नाम होगा स्क्वायर प्लानर। तो ये अपने पास इस चैप्टर में आएगा। ये तो केमिकल बॉन्डिंग अगर बच्चे को आती है तो वहां से ये चीज चलती हुई आ रही है, ठीक है ना। ये मेरे ख्याल सबको पता होगा, sp में शेप, sp2 में शेप, sp3 में शेप, बिल्कुल वही चीज है। चौथा जो है वो कोऑर्डिनेशन नंबर 5। कोऑर्डिनेशन नंबर 5 या स्टेरिंग नंबर 5 की मैं बात करूं तो केमिकल बॉन्डिंग में अपन इस तरह का स्ट्रक्चर देख चुके हैं, ये वाला, इसको बोलते हैं ये वाली शेप। ये मेटल सेंटर में लिगेंड हम लगा रहे हैं या 3 एक प्लेन में, 2 परपेंडिकुलर। इस शेप को बोलते हैं, ये तो हो गया ट्राइगोनल, और अगर मैं इसको कनेक्ट करूं इससे तो ये पिरामिड कहलाता है। तो दिस इज कॉल्ड एज ट्राइगोनल बाई पिरामिड, बाई पिरामिड, ठीक। ये चीज वहां पे आई थी स्टेरिंग नंबर 5 के लिए। यहां पे इसके साथ एक और पॉसिबिलिटी होगी, और वो पॉसिबिलिटी होगी कि 4 एक प्लेन में और एक उसके परपेंडिकुलर, ठीक। अगर ये इस तरह का शेप हुआ तो 4 लिगेंड तो एक प्लेन में हो गए, 5वां यहां पर है, और अगर मैं इसको कनेक्ट कर दूं यहां पर तो ये एक पिरामिड बना लेगा इसके साथ। जैसे ये पिरामिड बनाता है वैसे ही ये पिरामिड बना। तो अगर हम इसका नेमिंग करना चाहें तो ये तो कि चारों एक प्लेन में यानी स्क्वायर, और एक पिरामिड है इसलिए बोलेंगे इसे अपन स्क्वायर, स्क्वायर पिरामिड, पिरामिडल, ठीक। नाम पता लग गया, ये स्क्वायर और ये पिरामिड, तो स्क्वायर पिरामिडल। और उसके बाद 5वां है कोऑर्डिनेशन नंबर 6। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में एक ही पॉसिबिलिटी है कि 4 एक प्लेन में हो, 2 उसके परपेंडिकुलर हो। ये लिगेंड, लिगेंड, लिगेंड। अब अगर आप इसको यहां मिलाओ, इसका नाम क्या होना चाहिए पहले तो बताइए। द नेम शुड बी ऑक्टाहीड्रल। अगर आपके दिमाग में आ रहा है स्क्वायर बाई पिरामिडल, तो वैसी कोई चीज होती नहीं है, समझिए बात हो। स्क्वायर बाई पिरामिड अपन बोलते नहीं है, लग तो वैसा ही रहा है, ये स्क्वायर और ये 2 पिरामिड बन गए, लेकिन नहीं, है ना। इसका करेक्ट नाम है ऑक्टाहीड्रल। उसका कारण ये है कि जब हम इसको मिलाते हैं, ये आइडेंटिकल पोजीशन है। अब आइडेंटिकल पोजीशन है तो जब मैं इसको मिलाऊंगा तो इस ऊपर वाले पिरामिड में 4 फेस होंगे, ठीक है ना। ये कैसे मिलेगा? इस तरीके से, ठीक है ना। तो 4 फेस ऊपर हैं और 4 फेस नीचे, तो टोटल जो है 8 फेस है। तो 8 फेस होने के कारण इसे हम नाम क्या देते हैं? ऑक्टाहीड्रल। यहां पर तो ये नाम चल जाता है और यहां पे भी नाम चल जाता है ट्राइगोनल, क्योंकि बॉन्ड लेंथ अलग अलग है। इसकी बॉन्ड लेंथ और इसकी अलग है।
इसलिए हम डिस्टिंग्विश करने के लिए उसको बोल रहे हैं ट्राइगोनल बाई पिरामिड। यहां ये बॉन्ड लेंथ और ये अलग है, इसलिए स्क्वायर पिरामिड है। लेकिन यहां पर ये बॉन्ड लेंथ और ये आइडेंटिकल, तो आइडेंटिकल पोजीशन होने की वजह से हम उसको सेपरेट नहीं करना है स्क्वायर बाई पिरामिड में। हम उसको नाम क्या दे रहे हैं? ऑक्टाइडल। मिलाने पर समझ गए होंगे कि पिरामिड जो ऊपर वाला बनेगा उसमें 4 फेस बनेंगे इस तरीके से, और नीचे वाले भी 4 फेस, तो 8 फेस है, इसलिए ऑक्टाइडल इसका करेक्ट नाम। तो यही शेप अपने पूरे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में चलेगा, इनके अलावा और कोई नहीं आएगा, ठीक है ना। तो 6 में अपने पास ऑक्टाइडल, 5 में 2 चांसेस है ट्राइगोनल बाई पिरामिड, ट्राइगोनल बाई पिरामिड, ठीक है, बाई पिरामिड लिखा है, और इसके बाद स्क्वायर पिरामिड 5 में। 4 में 2 पॉसिबिलिटी है, आइदर टेट्राइड्रल और स्क्वायर प्लेनर। स्क्वायर प्लेनर चारों एक ही प्लेन में, ठीक है। और कोऑर्डिनेशन नंबर 3 में तीनों एक ही प्लेन में, इसलिए ट्राइगोनल प्लेनर। और कोऑर्डिनेशन नंबर 2 में दोनों अपोजिट एक दूसरे के 180 डिग्री पर और लीनियर, ठीक है ना। तो पूरे चैप्टर में यही शेप आने वाली है, ये याद कर लें। नेमिंग ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, नेमिंग ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। अब देखिए कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के 3 पार्ट हैं। 3 पार्ट है। एक तो होता है आउटर स्फीयर। आउटर स्फीयर में अपने पास फ्री आयंस होते हैं, फ्री आयंस। जैसे मान लीजिए K+ पड़ा हुआ है, तो K+ का नाम सिंपली हमें पता है, दिस इज कॉल्ड एज पोटेशियम, EM लगता है। जैसे अगर Na+ आ गया तो Na+ का नाम क्या हो जाएगा? सोडियम। तो नॉर्मली केटाइन का नाम जो एंड करता है वो EM से एंड करता है। NH4+ आ गया मान लीजिए, तो NH4+ का नाम अमोनियम। तो नेमिंग में रूल ये है कि केटाइन का नाम जो है किससे एंड करता है? IUM, EM से, ठीक है ना। तो ये फ्री आयंस का नेमिंग है, जो कि नॉर्मल जो अपन कंपाउंड बोलते हैं ना, फेरिक सल्फेट या सोडियम क्लोराइड या अमोनियम क्लोराइड, तो वही नेमिंग जो है इसके लिए रूल फॉलो होता है। आउटर स्फीयर के अलावा दूसरा पार्ट होता है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में, कोऑर्डिनेशन स्फीयर। और कोऑर्डिनेशन स्फीयर के 2 पार्ट हैं, एक तो मेटल या सेंट्रल एटम, या फिर तीसरा पार्ट है लिगेंड। तो हमें नेमिंग किसकी करनी पड़ेगी? तीनों की नेमिंग करनी पड़ेगी, रूल्स लेकिन इनके लिए डिफरेंट है। तो सबसे पहले जो है नेमिंग हम देख रहे हैं, नेमिंग ऑफ सेंट्रल एटम और मेटल। नेमिंग ऑफ सेंट्रल एटम और मेटल। सेंट्रल एटम का जब नेम अपन लिख रहे हैं, नाम लिख रहे हैं, उस वक्त 2 रूल फॉलो होते हैं। रूल ये फॉलो होता है, पहला कि अगर मान लीजिए मेटल यहां पर है लिगेंड के साथ, और इस पूरे स्फीयर पर 0 चार्ज हो या प्लस चार्ज हो, पॉजिटिव, यानी रूल ये है, इफ कोऑर्डिनेशन स्फीयर हैज 0 और पॉजिटिव चार्ज, उस केस में हम ये लिखेंगे, देयर इज नो मॉडिफिकेशन, there is no modification in name of central atom. नेम ऑफ सेंट्रल एटम में कोई चेंज नहीं किया जाएगा, एज इट इज उसे लिख देते हैं। जैसे फॉर द एग्जाम्पल, अगर मान लो मैं निकल कंपाउंड लिखूं CO4, यहां से 0 चार्ज। अब मुझे इस कंपाउंड का नाम लिखना है मेटल एटम का। तो निकल का नाम अपन को पता ही है, मतलब Ni मीन्स निकल। तो जैसा नाम अपन को पता है, हम एज इट इज वैसा ही लिख देते हैं ना, यानी कि नाम में कोई भी चेंज नहीं किया जाता है, अगर स्फीयर के ऊपर 0 चार्ज हो या पॉजिटिव चार्ज। दूसरा एग्जांपल मैं ले रहा हूं,
जैसे मान लो क्रोमियम है H2O6+3। अब इस पूरे स्फीयर पर चार्ज कौन सा आ रहा है? प्लस। स्फीयर पे आइदर चार्ज 0 आए या पॉजिटिव आए, देयर इज नो चेंज। तो इसका नाम आपको पता है, दिस इज कॉल्ड एज क्रोमियम। ठीक है, तो जैसा नाम हमें पता है एज इट इज वैसा ही हम नाम लिख देते हैं, नाम में कोई चेंज नहीं किया जाता। ठीक, नोट कर लो बराबर। हमने देखा सेंट्रल एटम में वो रूल पहला तो ये है कि अगर स्फीयर पर 0 चार्ज हो या पॉजिटिव हो, यानी या तो न्यूट्रल हो या पूरा स्फीयर जो है वो कैटायनिक हो। यानी इसको मैं ऐसे ही बोल सकता हूं कि इफ कोऑर्डिनेशन स्फीयर इज कैटायनिक, कोऑर्डिनेशन स्फीयर इज न्यूट्रल और कैटायनिक, और कैटायन। न्यूट्रल मीन्स 0 चार्ज और कैटायन मीन्स पॉजिटिव चार्ज। तो फिर नाम हम ऐसा कैसा लिख देते हैं, कोई भी चेंज नहीं करते। ठीक है, अब रूल नंबर 2 जो है वो ये है कि अगर इस पूरे स्फीयर पर जहां पे मेटल और लिगेंड पड़ा हुआ है अगर नेगेटिव चार्ज आ गया, उस केस में देयर इज मॉडिफिकेशन, देयर इज मॉडिफिकेशन इन नेम। और मॉडिफिकेशन ये है कि सेंट्रल एटम या मेटल एटम, नेम ऑफ मेटल एटम एंड्स विद 8। इस केस में ये मॉडिफिकेशन है। ठीक है ना, यानी नाम के लास्ट में जो है हम क्या लगा देते हैं, 8। ठीक है ना, तो वो अभी अपन कंपाउंड देख के उसी हिसाब डिसाइड करते हैं। जैसे मान लीजिए कहीं पर आ गया NiCl4-2, या फिर हम ले लें कि Cr जो है Cl6 और यहां आ गया -3। अब थोड़ी देर पहले मैंने इन दोनों का कंपाउंड लिखा है। जब 0 था तो अपन ने इसके लिए यूज किया था निकल। यहां क्या हो जाएगा इसका नाम, दिस इज कॉल्ड एज निकलेट। यानी हमने लास्ट में क्या लगा दिया है, 8। ठीक, तो मेटल एंड जो है, मेटल नेम जो है उसके लास्ट में हम 8 लगा के रख देते हैं। ये मॉडिफिकेशन होगा। जैसे यहां क्रोमियम है तो क्रोमेट होगा। अब यहां पे थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा ये पॉइंट कि ऐसा नहीं है कि आप सीधा ही जो है क्रोमियम और फिर बाद में सर ने बताया था 8 क्रोमियम में, तो थोड़ा सा कॉमन सेंस अपन को देखना पड़ेगा कि हर एक जगह पे ऐसा नहीं कर रहे हैं अपन 8 लगा रहे हैं। कहीं कहीं अपन जो है यहां से कुछ वर्ड्स को हटाकर उसे यहां से एमिट करके नाम लिख रहे हैं, जैसे क्रोमेट। तो याद करने से अपन को बार बार पढ़ने से ध्यान आ जाएगा। जैसे नाम अगर मैं लूं कि जैसे आयरन के लिए होगा तो फेरेट आपके दिमाग में आ जाएगा। ठीक है ना, स्कैंडियम होगा तो स्कैंडेट, वेनेडियम होगा तो वेनेडेट। जैसे अपन बढ़ते जाएं, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट। कोबाल्ट होगा तो कोबाल्टेट। ठीक है ना, तो लास्ट में जनरल रूल ये 8 लगाना है, पर उसमें कुछ एक नाम ऐसे हैं जहां स्ट्रेट फॉरवर्ड 8 नहीं लगाया जाता है। ठीक है ना, तो वो नाम आपको ध्यान रखना पड़ेगा। एटम और स्फीयर पे आइदर 0 या पॉजिटिव, और स्फीयर पे चार्ज जो है वो नेगेटिव। स्टार्टिंग कर रहा हूं मैं स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक, Ag, Au, लेड, टिन, Hg, Br। अब इनका नाम हम कैसे लिखेंगे, सबसे पहला जो है यहां से जो है सबसे पहला स्कैंडियम, और अगर स्फीयर पे नेगेटिव चार्ज है तो इसका नाम हो जाएगा स्कैंडेट, लास्ट में 8। दूसरा है टाइटेनियम, तो इसका नाम हो जाएगा टाइटेनेट। तो ये थोड़ा सा कॉमन सेंस से ध्यान रखना है कि ऐसा नहीं सभी के पीछे अपन 8 लगा देंगे, है ना। यहाँ टाइटेनियम मेट नहीं होगा,
ठीक है ना, ये हटकर और ये टाइटेनेट बोला जाएगा। इसके बाद है वेनेडियम। वेनेडियम में इसका नाम हो जाएगा वेनेडेट। कब? जब चार्ज क्या है नेगेटिव, कोऑर्डिनेशन स्फीयर पे चार्ज क्या हो नेगेटिव। इसके बाद क्रोमियम, तो क्रोमियम के केस में ये हो जाएगा क्रोमेट। इसके बाद है मैंगनीज यानी कि मैंगनेट। Fe के लिए आयरन, ये ध्यान रखना है। आयरन नाम हम तब लिखेंगे जब स्फीयर पे पॉजिटिव या जीरो चार्ज हो, तो आयरन, और इधर होगा तो फेरेट। तो ये ध्यान रखना है स्पेशली, ऐसा नहीं है कि आप यहाँ 8 लगा दें, आयरन 8, ठीक है ना। तो 8 यहाँ नहीं लगाना है, यहाँ नाम के लिए पूरा ही चेंज हो जाएगा, है ना। यहाँ 8 नहीं लगा रहे हैं अपन, नाम डिफरेंट हो जाएगा। स्टार लगा रहा हूं मैं, जहां पे ध्यान रखना है। कोबाल्ट, कोबाल्टेट। इसके बाद है निकल, निकलेट। यहां से कॉपर, उसका नाम हो जाएगा क्यूप्रेट। तो इसमें भी ध्यान रखना है, स्टार मार्क कर लिया है ना, कॉपर के साथ क्यूप्रेट। इसके बाद है जिंक, जिंक के साथ जिंकेट, जिंकेट। एजी पे स्टार लगा रहा हूं, एजी इज कॉल्ड एज सिल्वर, ठीक है ना, और ये हो जाएगा अर्जेंटेट। तो एजी का स्पेशल बिहेवियर है। इसके बाद जो है एयू जो है गोल्ड, स्टार में वही लगा रहा हूं जहां स्पेशल बिहेवियर हो थोड़ा सा। तो गोल्ड के साथ जो है ओरेट। इसके बाद है पीबी, पीबी के लिए लेड, और ये प्लम्बेट, ठीक। इसके बाद एसएन टिन, और इसके लिए स्टेनेट। एचजी मरकरी, और यहां से मर्क्यूरेट, ठीक है ना। तो ये स्टार लगा रहा हूं मैं, एयू टिन। और ब्रोमीन, अब ये ब्रोमीन एग्जाम्पल है कि जरूरी नहीं कि मेटल एटम ही हो, ठीक है ना, नॉन मेटल भी आ सकते हैं कॉम्प्लेक्स में, लेकिन ज्यादातर मेटल होते हैं, ठीक है। मेटल में भी कौन से होते हैं? ट्रांजिशन मेटल्स मोस्टली। तो ये हो गया ब्रोमीन, और ये ब्रोमेट, ठीक। तो ये नेमिंग का तरीका हो गया अपना, कि अगर मान लो अपने पास मेटल एटम या सेंट्रल एटम है, जिस स्फीयर में है उस पर जीरो या पॉजिटिव चार्ज हो, तो नाम ऐसा का ऐसा लिख देते। लेकिन अगर स्फीयर पर नेगेटिव चार्ज आ जाए, एनायनिक पार्ट में आ जाए, तो फिर नाम के साथ अपन क्या लगाते हैं? 8, है ना। और उसमें जो है इन स्टार लगे हुए कंपाउंड का ध्यान रखना है कि इनका नाम जो है उसमें 8 नहीं लगाना है, दोनों अलग अलग नाम है। तो आयरन, फेरेट, इसके बाद कॉपर, क्यूप्रेट, देन सिल्वर, अर्जेंटेट, गोल्ड, ओरेट, लेड, प्लम्बेट, टिन, स्टेनेट, इन चीज का ध्यान रखना है अपन। मरकरी, मर्क्यूरेट। ये नेमिंग हमने किसकी देखी है? सेंट्रल एटम की, मेटल की। इसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट है हमारा नेमिंग का, वो है नेमिंग ऑफ लिगेंड्स, ठीक। नेमिंग ऑफ लिगेंड, नेमिंग ऑफ लिगेंड। अब लिगेंड 3 टाइप के हैं, न्यूट्रल, नेगेटिव या पॉजिटिव। तो सबसे पहला जो हम देख रहे हैं, नेमिंग ऑफ कैटायनिक लिगेंड, नेमिंग ऑफ कैटायनिक लिगेंड। कैटायनिक लिगेंड हम कैसे पहचानेंगे? जिस पे चार्ज पॉजिटिव है, जैसे फॉर द एग्जांपल NO+, NO2+, N2H5+, इनका यूज बहुत कम है, मतलब कि कॉम्प्लेक्स में ये बहुत ही कम आते हैं, एक आध केस ही अपन देखेंगे इनका यूज करते हुए। ज्यादातर आते हैं न्यूट्रल या एनायनिक लिगेंड्स। तो NO+ का नाम ओरिजिनल होता है। अब इसमें रूल ये है कि नेम एंड्स विद EM, विद EM। ये मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि कैटायन के नाम जो है ज्यादा करो किससे एंड करते हैं? EM से।
जैसे सोडियम, पोटेशियम, एल्यूमिनियम। ठीक है, तो कैटायनिक लिगेंड में भी यही रूल चलता है कि लास्ट में नाम के लास्ट में आता है ईएम। तो NO+ का नाम होता है नाइट्रोसो, तो हम इसका नाम लिखेंगे ऐड कर नाइट्रोसोनियम। अब यहां पर जो है N अपन ने एडिशनल लगाया है, क्योंकि O के बाद हम I नहीं लगा सकते थे, नाम लिखने में परेशानी आती, इसलिए हम वास्तव में क्या लगा रहे हैं, NIUM, नियम। ठीक है ना, तो लास्ट में लगा देंगे नियम। रूल तो ये लिखा जाता है EM लगाते हैं IUM, बट N भी साथ में लगाया अपन ने ताकि दो वाले एक साथ ना आ जाए। ठीक है, NO+ इसको बोलते हैं अपन नाइट्रो ग्रुप, तो दिस इज कॉल्ड एज नाइट्रोनियम। N2H पर होता है हाइड्रोजीन, तो उसमें H+ जोड़ दिया तो हाइड्रोजीनियम। ये हो जाएगा, 2 ऑक्सीजन है तो डाईऑक्सीजीनियम। ठीक है, तो इन सब में एक चीज आप देख लोगे, जितने भी कैटायनिक लिगेंड है सबके नाम के एंड में क्या लग रहा है, ईएम। तो नाइट्रोसोनियम, नाइट्रोनियम, हाइड्रोजीनियम और डाईऑक्सीजीनियम। ठीक है ना, ये नेमिंग हो गया। इतने ही हैं जो हमें ध्यान रखना है, इससे ज्यादा नहीं आएंगे अपने। तो कैटायनिक लिगेंड में ये नेमिंग है। उसके बाद दूसरा जो हम करेंगे वो है नेमिंग ऑफ न्यूट्रल लिगेंड। नेमिंग ऑफ न्यूट्रल लिगेंड। अब न्यूट्रल लिगेंड में रूल ये है, देयर इज नो चेंज, देयर इज नो मॉडिफिकेशन इन नेम, देयर इज नो मॉडिफिकेशन इन नेम। तो जो नाम अपन को ओरिजिनली पता है उसका वही नाम हम ऐसा का ऐसा लिख देते हैं। बस हमें यह पता होना चाहिए कि जो लिगेंड रखा हुआ है कॉम्प्लेक्स के अंदर वो न्यूट्रल लिगेंड है, और वो चीज हमें देखने से पता लगेगी, मतलब याद करने से। जो देखेंगे अपन यहाँ पे एग्जांपल, वही अगर उनमें से कोई दिखाई दे तो हमें देखते पता लग जाएगा। जैसे अभी मैं Cl- लिखूंगा एनायनिक लिगेंड में, तो Cl- तो हम याद कर लेंगे, लेकिन कॉम्प्लेक्स में वो Cl- नहीं लिख के देगा, वो कॉम्प्लेक्स में केवल Cl देगा। तो आपको यहां से रिकनेक्ट करके देखना है कि Cl किस कैटेगरी में लिखा था, Cl- कैटेगरी, तो एनायनिक लिगेंड है। समझ गए बात? एक बार जेई ने क्वेश्चन दिया है, उसमें NO सिंपल NO लिखा था, NO+ नहीं लिखा हुआ था। ठीक है ना, तो वो केस अपन ब्राउन रिंग वाला लास्ट में करेंगे। तो ऐसा है कि कॉम्प्लेक्स के अंदर वो चार्ज कभी नहीं दिखा था। अगर वो वाटर लिखेगा H2O तो हम समझ जाएंगे दिस इज न्यूट्रल लिगेंड। एथिलीन डाइएमीन अभी मैंने बताया था, दैट इज अ न्यूट्रल। कार्बन मोनोऑक्साइड यानी CO, दैट इज न्यूट्रल लिगेंड। तो ये काम हमारा है आइडेंटिफाई करना, और उसके नाम में कोई मॉडिफिकेशन नहीं किया जाए। न्यूट्रल लिगेंड है तो उसके नाम में कोई भी चेंज, H2O, अमोनिया, CO, NO, इसका जो नाम होगा दिस इज कॉल्ड एज बेंजीन। तो ऐसा कैसा नाम लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे, दिस इज कॉल्ड एज पिरिडीन, और शॉर्ट में इसके लिए यूज करेंगे PY। H2O के लिए यूज करते हैं एक्वा, या समटाइम्स इट इज यूज एज एक्वो। एक्वा या एक्वो दोनों ही वैलिड है इसके केस में। यहां पे अमोनिया नहीं यूज करते हैं, दिस इज रिटन एज एमाइन। अब ये याद रखना है अपन को कि जब अपन एमाइन लिखेंगे इसमें तो डबल M यूज किया जाता है नोटेशन के हिसाब से, IUPAC के हिसाब से। तो एमाइन को लिखेंगे अपन AMMIN। CO जो है दिस इज कॉल्ड एज कार्बोनिल। NO इज यूज एज नाइट्रोसिल, नाइट्रोसिल। और अगर CH3NH2 आ गया तो ये एमाइन ग्रुप हो गया और ये मिथाइल ग्रुप हो गया, तो दिस इज कॉल्ड एज मिथाइल एमाइन। ध्यान रखना है कि यहां डबल M यूज नहीं कर रहे हम, डबल M हम यूज करेंगे केवल किसके केस में, अमोनिया के केस में। ये चीज का ध्यान रखना। अगर आ गया NH2CONH2 तो इसका नाम क्या हो जाएगा, दिस इज कॉल्ड एज यूरिया। ठीक है, PPH3 होल थ्राइस। PH3 गैस होती है फॉस्फीन गैस। PH3 गैस जो है वो फॉस्फीन गैस होती है,
और अगर उसमें फिनाइल ग्रुप लगा दूं तो इसका नाम होगा ट्राइफिनाइल फॉस्फीन। अगर O2 आ गया तो O2 इज कॉल्ड एज डाई ऑक्सीजन। अगर एसेट आ गया तो दिस इज कॉल्ड एज ऑक्टा सल्फर। अगर P4 आ गया टेट्रा फास्फोरस। अगर CH3 होल ट्वाइस O आ गया तो डाई मिथाइल ईथर। ठीक है, तो न्यूट्रल लिगेंड में हमें इस चीज का ध्यान रखना है कि नाम ऐसा एज इट इज रखना है, उसमें कोई चेंज नहीं करना, लेकिन ये नाम आपको याद रखने पड़ेंगे। CO ऐसा नहीं कि आप CO देखते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड लिख के आ जाए, है ना। तो CO जो है वो किसके लिए है, यहां पर लिगेंड, एज ए लिगेंड कार्बन है। ठीक है, NO आ गया तो नाइट्रोसिल, C6H6 बेंजीन, पिरिडीन, ये एक्वा, एमाइन डबल M, CO कार्बोनिल, नाइट्रोसिल, मिथाइल एमाइन, यूरिया, ट्राइफिनाइल फॉस्फीन, डाई ऑक्सीजन, ऑक्टा सल्फर, टेट्रा फास्फोरस और डाई मिथाइल ईथर। और एक और है जिसको अपन ने जो है EN से रिप्रेजेंट किया था। EN जो है वो क्या था, NH2 CH2 CH2 NH2, जिसको हमने बोला था एथिलीन डाई एमाइन। तो यहां भी सिंगल M ही आएगा, डबल M सिर्फ एमाइन के केस में आएगा। तो ये भी न्यूट्रल लिगेंड है। तो ये चीज अगर हमें याद है तो ये हमें हेल्प करेगी कि जब हम ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे तो इनमें से कोई भी आ जाए कॉम्प्लेक्स के साथ तो हमें ऑक्सीडेशन नंबर इनका क्या लेना है, 0। और नाम जो है अपन इसी के अकॉर्डिंग यूज करने वाले हैं। O2 के लिए डाई ऑक्सीजन। ठीक, NO और NO प्लस। ठीक है ना, तो ये तो नाम हमने क्या लिख दिया था, नाइट्रोसोनियम और ये नाइट्रोसिल। ठीक है, इट इज 2 इलेक्ट्रॉन डोनर लिगेंड। और अगर NO आ जाए सिंपली तो दिस इज 3 इलेक्ट्रॉन डोनर लिगेंड। तो अगर आपको कंफर्म हो जाए कि NO जो है अकेला 0 चार्ज के साथ है तो नाइट्रोसिल विल डोनेट 3 इलेक्ट्रॉन। तो कहीं पर अगर अपन को 12 इलेक्ट्रॉन की जरूरत होगी तो ये तो केवल 4 ही चाहिए होंगे, और अगर NO प्लस आ गया तो ये 6 चाहिए होंगे। 2 इलेक्ट्रॉन डोनर 3 इलेक्ट्रॉन। NO का स्ट्रक्चर जब आप बनाएंगे तो नाइट्रोजन के पास 3 इलेक्ट्रॉन दिखाई देंगे आपको। ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज बोलते हैं केमिकल बॉन्डिंग में, 3 इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन के ऊपर आते हैं। तो ये 3 इलेक्ट्रॉन ही डोनेट कर सकता है। तो दिस इज 3 इलेक्ट्रॉन डोनर, दिस इज 2 इलेक्ट्रॉन। ये दोनों में डिफरेंशिएट करने का तरीका है। यही रोक रहे हैं आज।